इसमें हम लोग जो कल चर्चा किए थे स्वरूप को लेकर, एक तो हम लोग को यह देखना था कि 1857 की क्रांति का स्वरूप, 57 की क्रांति का स्वरूप, क्रांति का स्वरूप, इसका स्वरूप यानी इसकी प्रकृति कैसी रही है। अब इसके स्वरूप को लेकर अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत भी है। कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि यह क्या है, तो यह सैनिक विद्रोह है, सैनिक विद्रोह है। और मैंने कल भी कहा था कि स्वरूप से संबंधित प्रश्न आपको पूछा जाता है, तो कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि यह केवल सैनिक विद्रोह है, यह असंतुष्ट सैनिकों का विद्रोह था और कुछ भी नहीं था। वही कुछ ब्रिटिश जो इतिहासकार हैं, जो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को अपनाए हुए, उन लोगों ने इसे कहा कि यह जो विद्रोह है 1857 का, इसे क्रांति मान भी नहीं रहे हैं, वह इसे विद्रोह मानते हैं, वह इसे एक छोटी घटना दर्शाना चाह रहे हैं। तो वह करें कि यह षड्यंत्र का परिणाम है, इसे षड्यंत्र कह रहे हैं कि यह षड्यंत्र का परिणाम है। किसके षड्यंत्र का? तो इसे कहा जा रहा है कि यह मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम है। अब इसे मुस्लिम षड्यंत्र इसलिए बतलाया जा रहा है क्योंकि अंग्रेजों को लगा कि यह मुस्लिमों ने हिंदुओं के साथ मिलकर हमारे विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा है, जो इस विद्रोह का कारण बना। क्योंकि उन लोगों ने सत्ता जो भारत में छीनी थी वह मुस्लिमों से छीनी थी। उस समय मुगल शासक था और मुगल शासक से ही उन्होंने सत्ता को छीने, तो इसलिए इसे मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम भी बतलाया जा रहा है। इसी तरीके से विद्रोह को लेकर आपको यहाँ पे अगर इसके स्वरूप को हम देखें तो इसके स्वरूप को लेकर एक यह भी है कि यह इसे कहा जा रहा है कि यह पुनर्स्थापनावादी स्वरूप को ग्रहण किए हुए था। पुनर्स्थापनावादी स्वरूप यानी फिर से पुरानी व्यवस्था को ही यह स्थापित करना चाहते थे, इसलिए लोग विद्रोही तेवर को अख्तियार किए कि ये फिर से पुरानी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे। और इस विद्रोह में इनका लक्ष्य भी यही था, इनका उद्देश्य भी यही था कि भारत से अंग्रेजों को बाहर कर देना है और फिर से पुरानी व्यवस्था, जो पहले से जैसी शासन प्रशासन जो चीज़ें चली आ रही थी, हमें उसे ही लागू करना है। तो इसे पुनर्स्थापनावादी स्वरूप भी कहा जा रहा है। इसके साथ साथ इसके आप देखो तो एक और इस पे प्रश्न आपको स्वरूप पे पूछा जाता है, जैसे इसे राष्ट्रीय विद्रोह भी कहा जा रहा है, राष्ट्रीय विद्रोह भी कहा जा रहा है कि यह जो भारतीय हैं, जैसे वीडी सावरकर ने, तो वीडी सावरकर इसे राष्ट्रीय विद्रोह करार दिए। उन्होंने कहा कि यह कोई यानी यह छोटी घटना नहीं है, बल्कि यह तो राष्ट्रीय विद्रोह है। पहली बार भारतीय लोगों ने मिलकर और भारत से अंग्रेजों को बाहर करने का कोशिश किया था, तो इसे राष्ट्रीय विद्रोह भी कहा जा रहा है। इसके साथ साथ इसे प्रथम क्रांति भी कहा जा रहा है कि यह पहली क्रांति है। तो इस तरीके से इसके स्वरूप को लेकर हम लोग बहुत सारे यहाँ पे तर्क वितर्क देखते हैं। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न आपको पूछा जाता है, और वह प्रश्न पूछा जाता है आरसी मजुमदार का स्टेटमेंट है, और उसमें था कि उन्होंने कहा था कि न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है। तो इस तरीके से इसके विद्रोह के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसके यानी स्वरूप के संदर्भ में, प्रकृति के संदर्भ में आपसे प्रश्न यहाँ पे पूछा जा सकता है। और यह जो स्टेटमेंट था, यह स्टेटमेंट है आरसी मजुमदार का, यह स्टेटमेंट है आरसी मजुमदार का। तो इसके 1857 की क्रांति को लेकर हम लोगों ने पिछले क्लास में भी काफ़ी इस पर हम लोगों ने डिटेल्स में चर्चा किया था, जिसमें हम लोगों ने पहले तो यह देखा था कि यह क्रांति जो 1857 की घटना है, वह इसका क्षेत्र कौन कौन सा क्षेत्र था, कौन कौन लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे, इसका प्रसार किस प्रकार का था, इसे क्रांति माना जाए या फिर इसे विद्रोह करार दिया जाए, तो यह भी हम लोगों ने देखा था। इसके साथ साथ फिर इसके कारण क्या हैं, उसके कारण को भी हम लोगों ने देखा था। फिर इसके स्वरूप क्या है, तो स्वरूप के संदर्भ में पहले हम लोगों ने एक इंट्रो के टाइप पे हम लोगों ने चर्चा किया था कि 1857 की क्रांति के जो स्वरूप है, स्वरूप को लेकर बड़ा विवाद रहा है, और विवाद दो कारणों को लेकर रहा। एक तो इस पर इतिहास लेखन का अभाव रहा, और दूसरा पर्याप्त साक्ष्य नहीं रहे। इतिहास लेखन का अभाव यानी जो भी लिखा जा रहा था इस घटना से संबंधित, चाहे जो भी लिख रहे थे, चाहे वह भारतीय हों चाहे ब्रिटिश हों,
वह कहीं न कहीं किसी न किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर लिख रहे थे, जिसके कारण इसके स्वरूप को स्पष्ट नहीं किया जा सका और आज तक यह अस्पष्टता बना रहा कि इसे क्रांति माना जाए या विद्रोह माना जाए। इसके साथ साथ आप देखें तो इस पर उचित साक्ष्य भी नहीं था, पर्याप्त साक्ष्य का भी अभाव था, केवल सरकारी दस्तावेज ही हमारे पास थे। खुद वी डी सावरकर जब इस घटना को लिखते हैं तो वह जाकर लंदन के लाइब्रेरी से प्राप्त सामग्रियों के आधार पर उसको लिखते हैं और जाकर जर्मनी से अपनी उस स्वतंत्रता समर मराठी भाषा में जो प्रकाशित उनकी पुस्तक थी उसको उन्होंने जर्मनी से प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने बतलाया था कि यह प्रथम क्रांति है और यह राष्ट्रीय विद्रोह है। तो इस प्रकार से इसके स्वरूप को लेकर यहाँ पे हम लोग को देखना है। एक और इसी में हम लोग को देखना है कि फिर 1857 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ। तो पहले तो स्वरूप को हम लोग देख लें कि इसे सैनिक विद्रोह माना जाए या ना माना जाए। क्या यह केवल सैनिक विद्रोह था? और अगर सैनिक विद्रोह था तब तो फिर केवल इसमें सैनिकों की ही भागीदारी होनी चाहिए थी, लेकिन हम लोग देखते हैं कि इसमें केवल सैनिकों की भागीदारी नहीं है, बल्कि सैनिकों के साथ साथ एक बड़ी संख्या में गैर सैनिक लोग भी शामिल हैं। इसमें किसान हैं, इसमें जमींदार हैं, इसमें राजवाड़े हैं, तो ये सारे लोग इसमें शामिल हैं, इसलिए इसे केवल सैनिक विद्रोह नहीं माना जा सकता है। यह अलग बात है कि सैनिकों में असंतोष था, लेकिन यह असंतोष केवल ब्रिटिश शासन को लेकर केवल सैनिकों में ही असंतोष नहीं था, बल्कि विगत 100 वर्षों के शासन से सभी वर्गों में असंतोष था। किसान भी असंतुष्ट थे, किसानों के असंतोष का कारण था भू राजस्व व्यवस्था। शिल्पी भी असंतुष्ट थे क्योंकि हस्तशिल्प उद्योग का पतन कर दिया गया ब्रिटिश नीति के ही कारण। ब्रिटिश आयात निर्यात नीति के कारण हस्तशिल्प उद्योग भी पतन हुआ, लोग बेरोजगार हुए, भारत में भूखमरी जैसी समस्या का सामना भारतीय लोगों को करना पड़ा, अकाल जैसी बारंबारता देखी गई। और यह जो अकाल था ब्रिटिश शासन काल के अंतर्गत जो अकाल था, यह अकाल कोई प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न नहीं था, बल्कि यह ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की उपज था, जिसके कारण भारतीयों को बारंबार अकाल जैसी परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे यह केवल सैनिक विद्रोह नहीं है, इसमें सैनिकों ने पहल अवश्य किया है, सैनिकों ने इसकी शुरुआत अवश्य की है, लेकिन इसमें केवल सेना ही शामिल नहीं थे, बल्कि इसमें बड़े संख्या में गैर सैनिक लोगों की उपस्थिति थी, जो यह दर्शाता है कि यह असंतोष केवल सैनिकों में व्याप्त नहीं था। तो इस प्रकार से एक तो हम लोग इसको बतलाएंगे। तो यहाँ पे जैसे एक एक करके, क्योंकि मैं पहले भी कहा कि क्रांति के स्वरूप से संबंधित या प्रकृति से संबंधित आपको प्रश्न यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो इसमें 2-3 महत्वपूर्ण है। जैसे एक हम लोग इस पे चर्चा करेंगे सैनिक विद्रोह, दूसरा आपको देखना है कि पुनर्स्थापनावादी स्वरूप का तात्पर्य क्या है और पुनर्स्थापना से यहाँ अर्थ क्या है, यानी कैसी व्यवस्था को वह स्थापित करना चाहते थे विद्रोही जिन्होंने क्रांति की, वह कैसी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे, उसे हम लोग देखेंगे। और एक इसमें आरसी मजूमदार का जो स्टेटमेंट है कि न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, इसे हम लोगों को देखना है। पहली क्लास है, क्या नाम है? कृष्णा। तो कहाँ से हो कृष्णा? प्रयागराज। अच्छा, चलो। तो ग्रेजुएट हो किस सब्जेक्ट में? सब्जेक्ट इतिहास से कुछ रहा है? अरे प्रयागराज और इतिहास, ऐसे कैसे हो सकता है? बताओ वहां पे क्या कुछ है? मतलब अगर देखा जाए तो गुप्त काल की वहां पे कौन सी उपलब्धियां मिल रही है? समुद्रगुप्त है? अच्छा, और कुछ? और अरे ऐतिहासिक केंद्र है भाई, सब उत्तर प्रदेश के बहुत ज्यादा लोग हैं, भगा देंगे क्लास से। और मैं गुप्त काल का कुछ ऐसा पुरातात्विक कुछ साक्ष्य बताओ, बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा? समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है। प्रयाग आपने बोला तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का है, उसमें क्या बतलाया गया है? कोई बात नहीं, नहीं जानता तो अब इतिहास से रहा ही नहीं जुड़ाओ तो क्या करोगे। उसमें क्या बतलाया गया है भाई समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में?
सैनिक उपलब्धियों का चर्चा किया गया। तो समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का उसमें चर्चा किया गया है। उसी में बतलाया गया है कि उसे भारत का नेपोलियन कहा गया है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। और वहाँ पे समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का जो चर्चा उसमें किया गया, उसमें बतलाया गया कि समुद्रगुप्त एक भी युद्ध में हारा नहीं है। उसने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी सब में जीता, और सभी के लिए अलग अलग वह नीति लेकर आता है समुद्रगुप्त। जैसे उत्तर भारत के लिए उसकी नीति अलग थी, दक्षिण भारत के लिए उसकी नीति अलग थी। उत्तर भारत के लिए उसकी नीति थी राज्य प्रसमोद्धरण की नीति, दक्षिण के लिए उसकी नीति थी ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति, जिसमें दक्षिण के 12 राज्यों के संघ को पराजित किया, लेकिन उनको अपने राज्य में मिलाया नहीं। उत्तर भारत के 9 राजाओं को पराजित किया, जिसके लिए उसने राज्य प्रसमोद्धरण की नीति को लेकर आया, जिसमें उत्तर भारत के राजाओं को पराजित करके उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसी तरीके से विदेशियों के लिए नीति था कन्योयापन की नीति। आपको इनके लिए तटवर्ती क्षेत्रों के लिए था सर्व कर धनाज्ञाकरण की नीति। तो इस तरीके से आपको आटविकों के लिए परिचारिका कृत की नीति। तो बहुत महत्वपूर्ण शासक है समुद्रगुप्त। तो खैर चलिए, अब पूछने का और कोई विशेष वो नहीं था, बस सिर्फ ये आपने प्रयागराज बोला तो इस संदर्भ में मैंने पूछा। तो यहाँ और पीछे भी कोई नया है क्या? आज पहली क्लास, मास्क हटा लो भाई, क्लास में पॉल्यूशन नहीं है, कम से कम चेहरा तो लोग देखे। क्या नाम है? कौन सा? विपुल। अच्छा, तो ग्रेजुएट हो? सेकेंड ईयर। कहाँ से? राजस्थान। अच्छा, चलो ठीक है, राजस्थान दिख भी रहे हो, है ना? अच्छा, कुछ वो होता है क्षेत्रीय, मतलब रीजनल जो होता है वो बॉडी लैंग्वेज, देखो देखने से भी लग रहा है राजस्थान का। राजस्थान में कहाँ से बेटा? कहाँ से? जालौर। अच्छा, जालौर क्या जालौर की क्या प्रसिद्धि है, कुछ है? राजस्थान के साक्षरता में सबसे पिछड़ा जिला, उसी जिले से आप हो, है ना? चलो, और कोई? अरे उपलब्धि बताओ, ये सब तो कमियां। आपसे कोई पूछे तो आप अपनी भाई अच्छी चीजें बतलाओगे कि कमी बतलाओगे कि हमारे अंदर एक कमी है? उपलब्धि से स्टार्ट करना चाहिए। क्या उपलब्धि क्या है? नहीं, कुछ ऐतिहासिक नहीं ध्यान दिए। चलो, ये सब देखना चाहिए, अपने होम डिस्ट्रिक्ट को, होम स्टेट को आपको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए आपको, होम डिस्ट्रिक्ट को, क्योंकि आगे वो काम आएगा। तो खैर चलिए, हम लोग आ रहे हैं 1857, और 1857 में यहाँ पे हम लोग जैसे देखें तो सबसे पहले एक तो हम लोग को यह देखना है कि क्या यह सैनिक विद्रोह था या नहीं था। क्या इसे केवल इस घटना को, इतनी बड़ी घटना को, क्या केवल सैनिक विद्रोह कहा जा सकता है? अगर देखा जाए तो यह जो घटना है 1857, यह कोई छोटी घटना नहीं है। अगर इसके भौगोलिक आकार को हम देखें तो 1/6 भूभाग इसमें शामिल है, भारत का 1/6 भूभाग शामिल है, और इतने बड़े क्षेत्र में, कोई छोटा क्षेत्र नहीं है, एक बहुत विस्तृत क्षेत्र में यह फैला हुआ है। इसके साथ साथ उस समय के भारत की 1/10 जनसंख्या, 1/10 जनसंख्या इस विद्रोह में शामिल है। और इस आधार पर आप यह नहीं कह सकते हो कि यह केवल सैनिकों ने ही विद्रोह किया था या सैनिकों की ही भागीदारी थी। अब यह जो सैनिक विद्रोह इसे बतलाया जा रहा है, इसके स्वरूप को लेकर, इसकी प्रकृति को लेकर, कि यह कुछ और नहीं बल्कि यह तो असंतुष्ट सैनिकों का विद्रोह था। अब यह बतला कौन रहा है? तो यह ब्रिटिश इतिहासकार इस बात को रख रहे हैं। वह साम्राज्यवादी दृष्टिकोण दिख रहा है, जिसमें यह बतलाया जा रहा है कि भारत में कंपनी के शासन को लेकर कोई असंतोष भारतीयों में नहीं था, किसी आर्थिक नीति को लेकर कोई असंतोष नहीं था, प्रशासनिक नीति को लेकर कोई असंतोष नहीं था। यह तो असंतुष्ट सैनिक थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दे दिया, बाकी कुछ नहीं है, ये छोटी सी घटना है। और इसलिए इसको क्रांति नहीं माना जा रहा है, बल्कि क्या कह रहे हैं? विद्रोह। और विद्रोह का तात्पर्य क्या है? कि वह छोटे स्वरूप को ग्रहण किए हुए हैं। और क्रांति का तात्पर्य क्या है? कि वह बड़ी घटना है,
क्योंकि क्रांति परिवर्तन का द्योतक है। अगर कोई भी जब घटना बड़ी हो, और कौन घटना छोटा है कौन घटना बड़ा, वो घटना के व्यापकता उसके परिणाम से पता चलता है कि वह कितना प्रभावकारी हुआ। विश्व इतिहास में बहुत ऐसी घटनाएं हैं जो बहुत छोटी रही। जैसे आप देखो कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी का, यह एक छोटी सी घटना है। एक लड़ाई लड़ी गई, लड़ाई पहले भी लड़ी जा रही थी ईसाइयत और इस्लाम के बीच में, तो उसी में एक लड़ाई लड़ी जा रही है 1453 में, जिसमें कुस्तुनतुनिया का पतन होता है। एक छोटी सी घटना है, चलो हो गया हो गया, लेकिन उसके प्रभाव को देखो कि उसका प्रभाव कितना व्यापक रहा। अगर ना कुस्तुनतुनिया का पतन होता तो क्या भौगोलिक अन्वेषण होता, क्या विश्व की खोज होती, क्या वास्को डी गामा आता, क्या कोलंबस जाता, क्या नई दुनिया से हम परिचित होते, अमेरिका से हम परिचित होते, समुद्री व्यापारिक मार्ग की खोज होती, क्या भारत फिर उपनिवेश बनता? तो यह कुछ भी नहीं होता। तो एक छोटी सी घटना जो 1453 में घटित हुई, जो एक विध्वंसकारी घटना थी यूरोप के लिए, जिसने यूरोप का विध्वंस कर डाला, कि उस रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया और पूर्वी रोमन साम्राज्य पर तुर्कों का अधिकार स्थापित हो गया। लेकिन इस घटना ने इतना बड़ा परिवर्तन लाया कि आगे चलकर इसने भौगोलिक अन्वेषण को जन्म दे दिया, विश्व की खोजें हुई। तो कभी कभी ऐसा होता है कि घटना बहुत छोटी है लेकिन उसका प्रभाव, उसका परिणाम काफी व्यापक है। अगर आप 1857 को देखो तो इसे क्रांति न कहने के पीछे भी एक बड़ा रीजन यही था कि कंपनी शासन को डर था। अभी भारत में 1857 तक भारत में शासन किसका है? ब्रिटिश साम्राज्य का शासन है क्या? क्राउन का शासन है क्या? अभी क्राउन का शासन नहीं है, बल्कि अभी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है। और इस घटना के बाद आप देखते हो कि कंपनी के शासन की समाप्ति होती है 1858 के अधिनियम के तहत, जिसमें महारानी विक्टोरिया की घोषणा की जा रही है। और इस घोषणा को पढ़ने का काम इलाहाबाद में ही किया गया था, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही पढ़ा गया था, जो इलाहाबाद से पढ़ा गया था कि भारत में आज से ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन समाप्त हुई और भारत पर शासन की शुरुआत किसकी हो रही है? तो क्राउन की। हम ब्रिटिश साम्राज्य के पार्ट हो गए। अब भारत में कंपनी शासन समाप्त हुआ तो कंपनी क्यों चाहेगी कि अपने शासन को समाप्त करा दे? इसलिए वह तो इस घटना को छोटा करके ही दिखाने का प्रयास करेगी ना कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक छोटी सी घटना है, इसे बड़ा रूप न दिया जाए। इसलिए इसे केवल सैनिक विद्रोह कहा जा रहा है कि यह केवल असंतुष्ट सैनिकों का विद्रोह था, जो अपनी प्रोन्नति चाहते थे, जो अपने वेतन में वृद्धि चाहते थे, जो अतिरिक्त सुविधाएं चाहते थे, इन लोगों के द्वारा किया गया यह विद्रोह था। जबकि अगर इसकी व्यापकता को देखें, इसके प्रसार को देखें, तो ना तो अमेरिकी क्रांति में इतनी बड़ी जनभागीदारी है, ना फ्रांसीसी क्रांति में इतनी बड़ी जनभागीदारी है, और ना इतना बड़ा भौगोलिक विस्तार उसका था। अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति से बड़ा भौगोलिक विस्तार 1857 का। अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति से बड़ी जनसंख्या शामिल 1857 की क्रांति में, लेकिन फिर भी इसे क्या कहा जा रहा है कि यह क्रांति नहीं है बल्कि विद्रोह है। किस आधार पर? तो चूंकि वहां पे विचारधारा था, यहां पे कोई विचारधारा नहीं है। अमेरिकी क्रांति में एक विचारधारा था जिसने अमेरिका के 13 कॉलोनियों को, जो सब एक दूसरे से अलग थलग थे, उनको जोड़ने का काम किया। और वह विचारधारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, जिसने एक दूसरे को जोड़ दिया। फ्रांसीसी क्रांति में एक विचारधारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जिसने सभी को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया। इसलिए उसे क्रांति कहा जा रहा है। केवल एक विचारधारा के आधार पर आप इतने बड़े घटना को आप क्रांति न कहकर इसे आप विद्रोह करार दे रहे हो कि इसमें विचारधारा नहीं है। जबकि वीडी सावरकर ने साफ बतलाया कि हमारे यहां भी विचारधाराएं थी और हमारी विचारधारा, हमारी संस्कृति वह यूरोप से अलग रही है। और जो चपाती और जो कमल के फूल जो बांटे जा रहे थे, वही हमारी विचारधारा थी, वही हमें एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहा था। लेकिन फिर भी ब्रिटिश पक्षधर विद्वानों ने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को अपनाए हुए इस घटना को क्रांति न मानकर विद्रोह करार देते हैं। तो एक एक करके इसमें हम लोग एक दो स्वरूप पर यहां पे चर्चा कर लेंगे। क्लियर है? कल हमने इस पे चर्चा किया था
आप ही लोगों ने कहा था कि इसको लिखवाने के लिए, तो आज इसको आप लोग एक दो को पहले लिख लीजिए, पहले इसको लिखे, फिर आगे हम लोग चर्चा इसको समझाते हैं। किस सैनिक विद्रोह, 1857 की क्रांति का स्वरूप, हेडिंग डाल लेंगे, ठीक है। क्या इसे सैनिक विद्रोह माना जा सकता है? 1857 की क्रांति का स्वरूप, क्या इसे सैनिक विद्रोह माना जा सकता है? ठीक है, क्या यह केवल सैनिक विद्रोह है? तो इस आधार पर इसको हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। सैनिक विद्रोह हो गया था, तो जो बता दो वही करवा दूं, हो जाएगा। लिख लोगे सैनिक विद्रोह आप लोग? इंट्रोडक्शन मैंने बताया था, ठीक है, लिख लो, लिख लो इसको, सैनिक विद्रोह। मुझे पता है कि मैंने स्वरूप पे मैंने चर्चा किया था, और स्वरूप पे मैंने बतलाया था कि क्रांति के स्वरूप बड़ा विवादास्पद मुद्दा है। बोलो तो मैं उसको पूरा रिपीट कर दूं कि क्रांति का स्वरूप बड़ा विवादास्पद मुद्दा है, और विवाद दो कारणों को लेकर है। विवाद का पहला कारण यह है कि इस पर निष्पक्ष इतिहास लेखन का अभाव है, क्योंकि जो भी इतिहासकार हैं, अधिकतर इतिहासकार किसी न किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इस घटना को बतलाने का काम करते हैं। विवाद का दूसरा कारण यह है कि इस पर उचित साक्ष्य का अभाव है, पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, और जो भी साक्ष्य है वह केवल ब्रिटिश दस्तावेजों पर ही हमें निर्भर रहना पड़ा। तो इस आधार पर फिर हमने ओवरऑल चर्चा किया था कि स्वरूप क्या है, तो इसे लास्ट में हमने बतलाया कि इसे सैनिक विद्रोह से लेकर राष्ट्रीय विद्रोह, षड्यंत्र से लेकर पुनर्स्थापनावादी स्वरूप तक करार दिया जा रहा है। तो इस तरीके से वह हम लोगों ने यहाँ तक किया था। अब क्या इसे केवल सैनिक विद्रोह माना जाए? तो सैनिक विद्रोह में इसको पहले आप लोग लिख लो, सैनिक विद्रोह, ठीक है, कि क्या इसे केवल सैनिक विद्रोह माना जाए? 1857 की घटना को, ठीक है, सैनिक विद्रोह माना जाए। ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि देखो यहां से आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि स्वरूप विशेष पर प्रश्न जरूर पूछता है, और पूछा हुआ प्रश्न है। इस पे आप देखोगे तो इस पे आपसे प्रश्न पूछा है, ये स्टेटमेंट पे 2 बार प्रश्न पूछा है, इस पे आपको 1-2 बार भी प्रश्न पूछा हुआ है, अगर तो सब, हाँ मेंस में ही, और क्या प्रीलिम्स में? नहीं 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 बेटा, प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स का पार्ट मैंने पहले ही बताया था कि प्रीलिम्स में क्या क्या इस पे पूछा जाएगा, ठीक है।